मनोलेखन, माध्यमिक लेखन कैसे कार्य करता है। ओ लिब्रो डॉस मीडियंस के दूसरे भाग के अध्याय थादय में एलन कार्डेक माध्यमिता के सबसे प्रसिद्ध फेनोमेनों में से एक मनोलेखन पर चर्चा करते हैं। मनोलेखन को उस लेखन के रूप में वर्णित किया गया है जो एक माध्यम द्वारा एक बुद्धिमत्ता के प्रभाव में उत्पन्न होता है जो उसके माध्यम से संवाद करता है। इस प्रक्रिया में माध्यम एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जिससे विचारों को लिखित शब्दों के रूप में दर्ज किया जा सके। कार्डेक के अनुसार यह संवाद का तरीका माध्यमिता के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह स्पष्ट और विश्लेषणीय तरीके से संदेशों को दर्ज करने की अनुमति देता है। पहले प्रयोगों में उपयोग किए गए धक्कों या संकेतों के विपरीत मनोलेखन अधिक पूर्ण और संरचित संवादों की संभावना प्रदान करता है। कार्डेक बताते हैं कि लेखन विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कुछ मामलों में माध्यम उस सामग्री के प्रति जागरूक होता है जिसे वह लिख रहा है। अन्य मामलों में लेखन अधिक स्वचालित रूप से होता है जिसमें कम सचेत भागीदारी होती है। आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस स्वचालित भाषा उत्पादन से संबंधित समान घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क बिना किसी सचेत योजना के जटिल पाठ और भाषण उत्पन्न करने में सक्षम है। अवचेतन के प्रक्रियाएं गहन ध्यान, हल्की ट्रांस या रचनात्मक प्रवाह की स्थितियों में उभर सकती हैं। इस प्रकार का स्वचालित उत्पादन पहले से ही स्वचालित लेखन, हिप्नोसिस और तीव्र रचनात्मक अवस्थाओं जैसी गतिविधियों में देखा गया है। इसलिए मनोवैज्ञानिक संदेशों का विश्लेषण करते समय मनोवैज्ञानिक पहलुओं के साथ साथ आध्यात्मिक परंपरा द्वारा वर्णित मध्यस्थता संदर्भ पर विचार करना आवश्यक है। कार्डेक हमेशा संचार की सामग्री का मूल्यांकन करने की सिफारिश करते हैं। वे कहते हैं कि एक संदेश का मूल्य स्वयं लेखन की घटना में नहीं है, बल्कि प्रस्तुत विचारों की गुणवत्ता में है। ऐसे संदेश जो नैतिक विचार, संतुलन और आंतरिक विकास को बढ़ावा देते हैं, उन्हें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जबकि भ्रमित, विरोधाभासी या बिना उद्देश्य के संचार को सावधानी से विश्लेषित किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत अत्यंत वर्तमान बना हुआ है। संदेश की उत्पत्ति से अनभिज्ञ जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह है उसका सकारात्मक प्रभाव जो यह मानव सोच और व्यवहार पर डाल सकता है। शायद इस अध्याय का सबसे बड़ा पाठ यह है कि मध्यस्थता को एक प्रदर्शन के रूप में नहीं बल्कि विचार और सीखने के उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए। सत्य की खोज विवेक की मांग करती है। यदि इस मनोवैज्ञानिक लेखन पर आपके विचार ने आपकी मध्यस्थ लेखन की समझ को बढ़ाया है तो इस सामग्री को उन लोगों के साथ साझा करें जो इन घटनाओं का अध्ययन संतुलन के साथ करना चाहते हैं जो तर्क और आध्यात्मिकता के बीच हो।